इंसान जमीन से तकरीबन 23 करोड़ किलोमीटर दूर प्लेनेट मार्स पर एक बस्ती बनाने जा रहे हैं। ये एक ऐसी बस्ती होगी जहां फ्यूचर में इंसान जाकर रहेंगे। प्लेनेट मार्स, जहां का एटमॉस्फेयर हमारी जमीन से बहुत ज्यादा चेंज है, वहां पर साइंटिस्ट आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाएंगे। मुख्तलिफ कंट्रीज में प्रोजेक्ट मार्स पर बहुत अरसे से काम हो रहा है और साइंटिस्ट के मुताबिक आने वाले चंद सालों में पहला मशीनी मिशन प्लेनेट मार्स पर भेज दिया जाएगा। प्लेनेट मार्स की हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है और इंसान काफी लंबे अरसे से प्लेनेट मार्स के बारे में जानता है। साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी कि आज से कई मिलियन साल पहले खला से एक कॉमेट आकर हमारी जमीन के साथ टकराया। इस कॉमेट में जिंदगी के खुलिये मौजूद थे और साइंटिस्ट का कहना है कि उस कॉमेट की वजह से आज जमीन पर जिंदगी मौजूद है। साइंटिस्ट का कहना है कि आज से कई मिलियन साल पहले हमारी जमीन का टेम्परेचर या एनवायरनमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं था कि यहाँ पर जिंदगी पॉसिबल हो। इसलिए साइंटिस्ट का कहना है कि जिंदगी यहाँ पैदा नहीं हुई बल्कि किसी और प्लेनेट से हमारी जमीन यानी अर्थ पर आई है और ज्यादा इम्कान यही है कि जिंदगी प्लेनेट मार्स से आई है। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से 3 या 4 मिलियन साल पहले प्लेनेट मार्स पर एनवायरनमेंट ऐसा था कि वहाँ जिंदगी पैदा हो सके। इन्हीं थ्योरीज की वजह से साइंटिस्ट मार्स पर एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं, एक ऐसी कॉलोनी जहाँ इंसान रहा करेंगे। इस मिशन के लिए नासा और स्पेसएक्स तेजी से काम कर रहे हैं। 1976 को नासा की तरफ से भेजा गया वाइकिंग 2 मिशन पहली दफा मार्स की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। वाइकिंग 2 पहली दफा मार्स की सरफेस की पिक्चर भेजता है। वाइकिंग 2 ने मार्स की सरफेस की जो पहली पिक्चर भेजी वो ये थी। वाइकिंग 2 ने मार्स की सरफेस की जो पिक्चर्स भेजी उस हिसाब से मार्स की सरफेस बिल्कुल जमीन की सरफेस जैसी थी। अब वाइकिंग 2 का काम मार्स की सरफेस पर जिंदगी को तलाश करना था। इसके लिए वाइकिंग 2 ने मार्स की सरफेस पर एक्सपेरिमेंट्स करने थे और ये देखना था कि क्या मार्स की सरफेस पर कोई ऐसा केमिकल मौजूद है जिससे हमें मार्स की सरफेस पर जिंदगी के आसार मिल सकें, या हमें ऐसा कोई सबूत मिल जाए जिससे ये वाज़ेह हो जाए कि आज से कई मिलियन साल पहले मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। वाइकिंग का मिशन सिर्फ 90 दिन का था, लेकिन ये 6 साल और 4 माह तक काम करता रहा। अपने इस मिशन के दौरान वाइकिंग ने जमीन पर मार्स की तकरीबन 50,000 पिक्चर्स भेजी। इन पिक्चर्स में मैदान, घाटियां और पथरीली जमीन भी मौजूद थी, लेकिन जिस जरूरी काम के लिए वाइकिंग मार्स पर गया था इससे वो ना हो सका, लाइफ। वाइकिंग को मार्स पर जिंदगी के कोई आसार नहीं मिले। तकरीबन 6 साल बाद वाइकिंग मिशन रिटायर हो जाता है और वहीं पर मार्स की सुर्ख मट्टी में दफन हो जाता है। लेकिन अपनी रिटायरमेंट से पहले वाइकिंग जमीन पर एक ऐसी पिक्चर भेज जाता है जिससे साइंटिस्ट की मार्स पर जिंदगी की उम्मीदें कुछ हद तक बच जाती हैं। मार्स की सरफेस पर चमकती हुई ये सफेद रंग की तह, ये या तो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है या तो जमा हुआ पानी। अगर तो ये जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो इस जगह पर तो जिंदगी मुमकिन नहीं, लेकिन अगर ये जमा हुआ पानी है तो यहाँ जिंदगी की उम्मीद अभी भी बाकी है। इसलिए अपनी आखिरी उम्मीद पर 4 अगस्त सन 2007 को नासा की तरफ से फिनिक्स मिशन लॉन्च किया गया। ये मिशन मई सन 2008 को मार्स की सरफेस पर पहुंचा। इस मिशन का काम मार्स की सरफेस को खुरेदना और वहाँ पर मौजूद बर्फ के एक्सपेरिमेंट्स करना थे। उसे ये चेक करना था कि ये बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की है या पानी की। जब इस बर्फ पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता लगा कि ये बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि पानी ही है। यही वो वक्त था जब प्लेनेट मार्स पर पानी डिस्कवर हो चुका था। साइंटिस्ट की उम्मीदें काफी हद तक जाग गईं। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो मार्स पर जिंदगी ढूंढने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया में मार्स को एक्सप्लोर करने की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई। प्लेनेट मार्स का एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है। प्लेनेट मार्स के 2 चांद हैं। अब साइंटिस्ट का अगला मिशन इंसानों को मार्स पर पहुंचाना था। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पहले ही इस मिशन को अनाउंस कर चुकी है। इस मिशन के पहले मरहले में एक स्पेसक्राफ्ट को प्लेनेट मार्स पर उतारा जाएगा। एलन मस्क के मुताबिक ये स्पेसक्राफ्ट सन 2028 या 29 तक प्लेनेट मार्स पर भेजा जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट प्लेनेट मार्स पर जाकर कोई ऐसी जगह डिस्कवर करेगा जहां पर इंसानों के लिए रहना मुमकिन हो सके। इसके बाद ये इंसानों के रहने के लिए जरूरी इंतजामात करेगा। ये एक ऐसा मिशन होगा जिसमें कोई इंसान प्लेनेट मार्स पर नहीं जाएगा बल्कि सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट को
प्लेनेट मार्स पर उतारा जाएगा। नासा के अलावा और भी कई कंट्रीज प्लेनेट मार्स पर पहुंचने के लिए दिन रात कोशिशें कर रही हैं। जब पहला इंसानी मिशन मार्स पर लैंड करेगा तो ये 2 साल तक मार्स पर ही रहेंगे और फिर अगले 2 साल बाद ही अगला रॉकेट इंसानों को मार्स पर ले जा सकेगा और ऐसे हर 2 साल बाद ये शिफ्ट्स चेंज होती रहा करेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम 2-2 साल का वक्फा क्यों लाएंगे? ये देखें, ये ऐसा वक्त है जब मार्स हमारी जमीन के सबसे ज्यादा करीब होता है। ये ऐसा वक्त होता है जब मार्स का हमारी जमीन से फासला तकरीबन 5 करोड़ किलोमीटर होता है। इसके बाद हमारी जमीन और मार्स के दरमियान फासला बढ़ता रहता है और यहाँ तक कि एक वक्त आता है जब ये फासला 40 करोड़ किलोमीटर तक हो जाता है। इसके बाद हमारी जमीन को वापस मार्स के करीब आने में तकरीबन 2 साल का अरसा लग जाता है। इसलिए हर मिशन को मार्स पर सिर्फ तब भेजा जाएगा जब मार्स का हमारी जमीन से फासला सबसे कम होगा। वो इसलिए ताकि वक्त और पैसे का ज़या कम से कम हो सके। मार्स पर जाने के लिए जमीन से जो मिशन भेजे जाएंगे वो सीधा मार्स पर नहीं जाएंगे, बल्कि प्लेनेट मार्स पर लैंड करने से पहले वो मून पर लैंड करेंगे। ये नासा का मून मिशन है। इस मिशन के मुताबिक हम चांद को एज अ स्टेशन या स्टॉप यूज करेंगे। नासा के इस मिशन के मुताबिक मून को अर्थ से मार्स पर जाने वाले मिशन के दरमियान में एक स्टेशन के तौर पर यूज किया जाएगा। मून को बेस बनाने के बाद मार्स पर रोबोटिक मिशंस भेजे जाएंगे। ये रोबोट्स मार्स पर एक ऐसी जगह का इंतखाब करेंगे जहां इंसानों का रहना मुमकिन हो। इंसानों के रहने के लिए सही जगह ढूंढने के बाद ये रोबोट जरूरी तामीरात करेंगे और इसके बाद ये रोबोट्स बिजली पैदा करने का इंतजाम करेंगे। लेकिन मार्स पर हम बिजली कैसे पैदा करेंगे? हमारी अर्थ पर तो डैम्स को टरबाइन लगाकर बिजली पैदा की जाती है, लेकिन प्लेनेट मार्स पर ऐसे कोई डैम मौजूद नहीं। तो क्या सोलर पावर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी? ये भी मुमकिन नहीं। वो इसलिए क्योंकि मार्स हमारी जमीन की निस्बत सूरज से काफी दूर है और सूरज की रोशनी मार्स पर काफी कम मिकदार में पहुंचती है। इसीलिए सूरज की रोशनी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना काफी मुश्किल काम है। इसके अलावा एक और इशू ये है कि मार्स के इर्द गिर्द हर वक्त मिट्टी के तूफान उठे रहते हैं, जिसकी वजह से मार्स की सतह पर सूरज की रोशनी बिल्कुल कम पहुंचती है। तो ऐसे में क्या फॉसिल फ्यूल्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी? लेकिन ये बात भी तकरीबन नामुमकिन है। कैसे जमीन से इतना ज्यादा फ्यूल प्लेनेट मार्स पर ले जाया जाएगा? प्लेनेट मार्स पर बिजली पैदा करने का सबसे आसान तरीका एटमी घर हो सकता है। तो जमीन से जो पहला मिशन प्लेनेट मार्स पर जाएगा वो एटमी घर का तमाम सामान भी साथ लेकर जाएगा, जैसा कि एटमी रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूल्स। अगर तो ये मिशन कामयाब रहा तो इस एटमी घर से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है कि पहली इंसानी बस्ती को कम से कम 3 साल के लिए फ्री बिजली मिल सकेगी। लेकिन इतनी ज्यादा बिजली किस फायदे की जब इंसान मार्स पर सरवाइव ही नहीं कर सकता? ऐसा इसलिए क्योंकि मार्स का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और मार्स का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वहाँ पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम मार्स की सरफेस पर उतरें तो हमारे साथ एक ही वक्त में 3 से 4 काम होंगे। पहला तो ये कि हमें इतनी सर्दी लगेगी कि हम वहीं पर जम जाएंगे। दूसरा ये कि बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर की वजह से हमारा खून बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल करता है। और तीसरा ये कि मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी 1% से भी कम है। इस हिसाब से तो हम वहाँ सांस भी नहीं ले सकेंगे। और अगर किसी तरह हम इन चीजों से बच भी जाएं तो मार्स की खतरनाक रेडिएशन हमें मार देंगी, क्योंकि हमारी जमीन की तरह मार्स के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं और इसी वजह से सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशंस और खलाओं में मौजूद खतरनाक रेडिएशंस मार्स के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाती हैं। लेकिन हमारी जमीन के गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड हमें इन खतरनाक रेडिएशन से बचा लेती है। तो अगर हम मार्स पर रहना चाहते हैं तो हमें इन मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। इन मसलों का हल साइंटिस्ट ने ये दिया। ये घर जो आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं, ये घर इंसानों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंतहाई सर्दी और खतरनाक रेडिएशन से बचा कर रखेंगे। और फिर इंसान मरीख पर एक ऐसी बस्ती बनाएगा जिसमें मसनूई तौर पर जमीन जैसा एटमॉस्फेयर पैदा किया जाएगा। लेकिन एक चीज जो रह गई वो ये है कि इंसान मरीख पर खाएंगे क्या, क्योंकि प्लेनेट मार्स पर कुछ भी उगाना मुमकिन नहीं। इसके लिए एक्वापोनिक्स टेक्निक यूज की जाएगी। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें मछलियाँ और पौधे एक साथ रखे जाते हैं। इस तकनीक में होता ये है कि मछलियों के वेस्ट से पौधे फायदा उठाते हैं और फिर मछलियों के लिए पौधे पानी साफ करते रहते हैं। अभी भी ये तरीका हमारी जमीन पर कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता
है और पानी पीने के लिए इंसान मरीख पर मौजूद बर्फ को पिघलाएगा। एक और मसला जो साइंटिस्ट के मुताबिक मरीख पर जाने वाले लोगों को सामने आ सकता है वो ये है कि लोग रोज एक जैसे काम करके और एक जैसी शक्लें देखकर तंग आ जाएंगे। इसका हल साइंटिस्ट ने ये निकाला कि मार्स पर भी एक बेस बनाई जाएगी जहाँ से रॉकेट वापस जमीन पर आ सकेंगे और ऐसे ही हर 2 साल बाद मरीख से लोगों को वापस जमीन पर भेजा जाएगा और जमीन से नए लोगों को मार्स पर भेजा जाएगा। लेकिन एक मसला जिसका हल अभी तक साइंटिस्ट के पास नहीं कि अगर मरीख पर जाने वाले किसी इंसान को कोई मसला हो जाए तो उसकी मदद के लिए रेस्क्यू टीम सिर्फ 2 साल बाद ही पहुंच सकेगी। मार्स पर गए हुए लोग जमीन पर पैगाम तो भेज सकेंगे और इस पैगाम को जमीन तक आने में तकरीबन 8 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन इनकी मदद सिर्फ 2 साल बाद ही की जा सकेगी जब हमारी जमीन प्लेनेट मार्स के सबसे ज्यादा करीब होगी। ये सब तो हमारे शॉर्ट टर्म प्लान हैं, लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म प्लान कुछ और हैं। क्योंकि इंसान सारी जिंदगी तो इन छोटे छोटे घरों में नहीं रह सकता, तो मार्स के माहौल को साजगार बनाने के लिए मार्स पर कुछ ऐसी फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी जो मार्स के एनवायरनमेंट को आलूदा करेंगी। इस आलूदगी की वजह से मार्स पर टेम्परेचर में इजाफा होगा। इसके बाद मार्स के गिर्द एक मसनूई मैग्नेटिक फील्ड पैदा की जाएगी। इसके बाद प्लेनेट मार्स पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को बम मार मार के या किसी और तरीके से पिघलाया जाएगा ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में शामिल हो सके। इस अमल को टेराफॉर्मिंग कहते हैं। तो ऐसे ही इंसान आहिस्ता आहिस्ता मार्स को रहने के काबिल बनाएगा।